गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम चैप्टर 4 डिविडेंड डिसीजन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को करवाने से पहले मैंने कुछ थ्योरीज लिख दी है ताकि आपको ये चैप्टर का बेस पहले समझ में आ जाए। उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व भी कर लिए हैं, तो हम उसे आज पहले वीडियो में पहले वो पोर्शन कर लेते हैं, फिर बाद के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हम साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? डिविडेंड डिसीजन। आपको इस पूरे चैप्टर में डिविडेंड के ऊपर डिसीजन लेना है कि एग्जैक्टली डिविडेंड एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने पास रखना चाहिए या कितना पोर्शन अपने पास रखना चाहिए, और थर्ड वन की कितना डिविडेंड उन्हें अपने शेयर होल्डर को बांट देना चाहिए। तो ये पूरा चैप्टर डिविडेंड के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, और डिविडेंड का बेस रखकर हम कभी कभी कंपनी का शेयर प्राइस वगैरह भी निकाल देते हैं। इसमें कुछ बेसिक फार्मूले हैं, मैंने वो भी लिखवा दिए हैं। तो आइए वन बाय वन हम सबको करते हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही है, आर ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट वेदर कंपनी शुड रिटेन और इन्वेस्ट और शुड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। मतलब वही ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी को जब प्रॉफिट हो जाता है तो कंपनी, अगर जब आपको इस चैप्टर की नॉलेज हो जाएगी तो आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि कंपनी क्या क्या एनालिसिस करती है कि अब उसको अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है या अपने पास रखकर इन्वेस्टमेंट करना है। डिपेंड ऑन ये सारी चीज़ें कंपनी के सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करती है कि कंपनी किस वे में आगे बढ़ रही है, और फिर उसी प्रकार से अपना डिविडेंड डिसीजन मेकिंग करती है। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम फार्मूला पढ़ते हैं, जो कि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही। अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर का सबसे लास्ट पार्ट होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर होल्डर का होता है। इसमें सबको पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट बचती है वो शेयर होल्डर की होती है, और एक कंपनी के ट्रू ऑनर शेयर होल्डर ही होते हैं। तो यहाँ पे शेयर होल्डर अर्निंग पर शेयर का एग्जैक्ट मीनिंग यही हुआ कि टोटल अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो कितना आपके पास अर्निंग बच गई है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दोगे, तो आपका ईपीएस अर्निंग पर शेयर निकल कर आ जाएगा कि एक शेयर पे शेयर होल्डर ने कितना अर्न किया। अब आ जाते हैं डीपीएस की बात कर ले। तो डीपीएस होता है डिविडेंड पर शेयर। अच्छा जी, अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? तो टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर। देखो दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि टोटल अर्निंग सपोज आ गई कंपनी के पास 1,1000 एंड नंबर ऑफ शेयर है 100, तो सबका ईपीएस बना 10 रुपीज। बट कोई ज़रूरी नहीं कि कंपनी, हम इसी टॉपिक के ऊपर पूरा ये टॉपिक हमारा ख़त्म होगा कि हमें ये 10 रुपीज़ कंपनी को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है। इसके लिए तो सपोज इसमें से कंपनी 5 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बाकी के 5 अपने पास रख लेती है। तो ये जो 5 रुपीज़ कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये आ जाएगा आपका टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। मीन्स आपने 500 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी के 500 आपने अपने पास प्रॉफिट के तौर पे रख लिया। तो ये जो डिविडेंड है आपका, डिविडेंड पर शेयर आपका एक अर्निंग पर शेयर से कम हो सकता है, ज़्यादा तो कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ अर्निंग पर शेयर से आपका कम हो सकता है कि आप कंपनी ने कितना कमाया और उसके बाद एग्जैक्टली शेयर होल्डर को कितना मिला। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है एमपीएस। एमपीएस ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसका निकालना बड़ा आसान है। टोटल मार्केट वैल्यू अपॉन में टोटल नंबर ऑफ शेयर, कि एक कंपनी की एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है। जब हम एक शेयर को लिस्टेड भी करते हैं तो उस समय भी एक कंपनी का मार्केट प्राइस ज़रूर निकालते हैं, और उसी पे उस शेयर को लिस्टेड करने की कोशिश करते हैं। और एमपीएस कभी कभी प्रैक्टिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन का निकालना बड़ा ही टफ होता है, क्योंकि मार्केट में क्या और उस ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड और सप्लाई है, और आपने जो शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू, शेयर को लिस्टेड करने से पहले उसकी जो वैल्यू रखी गई है वगैरह वगैरह। लेकिन वो हमारे आउट ऑफ द बॉक्स की बात हो जाती है। हम एग्जैक्टली इस चैप्टर में देखें तो एमपीएस का मतलब क्या होता है। एमपीएस का मतलब होता है टोटल मार्केट वैल्यू उस कंपनी की कितनी है, और उस टोटल मार्केट वैल्यू का अगर हम टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड करते हैं तो हमारा प्रत्येक शेयर की वैल्यू हो जाएगी एग्जैक्टली कि आज मार्केट में हर एक शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। फिर इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों डिविडेंड रेशो। डिविडेंड रेशो आपका क्या है कि
जैसे आपका डीपीएस की बात करिए तो डीपीएस एक रेट से मिला होगा, तो डीपीएस आप किस पे कैलकुलेट करोगे, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे कि फेस वैल्यू का कितना परसेंट है, क्योंकि जो आपको डिविडेंड मिलता है वो आपको फेस वैल्यू पे मिलता है। तो फेस वैल्यू का एक परसेंटेज आपको डिविडेंड के तौर पे मिलता है, उस परसेंटेज को हम डिविडेंड रेशो कहते हैं। तो हम डिविडेंड रेशो निकालने के लिए डीपीएस अपॉन में फेस वैल्यू यही रखेंगे, और हम शुरुआत से यही बात समझते आ रहे हैं कि डिविडेंड रेशो का मतलब होता है कि आपको डिविडेंड कितना मिला फेस वैल्यू से। अब डिविडेंड यील्ड की बात कर लेते हैं। अब देखो कोई भी अब डिविडेंड यील्ड का आप ऐसे समझोगे कि आज आप के कंपनी के एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, मार्केट प्राइस मतलब 100 रुपीज़ है। डैट मीन्स कि आपका कंपनी का आज मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है और आपको हर एक शेयर पे 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ का डिविडेंड मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं डिविडेंड यील्ड 5% है, मतलब कंपनी में आप 100 रुपीज़ लगाओ और आपको एक साल में कम से कम 5 रुपीज़ उस पर कमाने को मिल जाएगा। तो ये डिविडेंड यील्ड रेशो होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने ये समझा। फिर उसके बाद हम आते हैं अर्निंग यील्ड पे। अर्निंग यील्ड वही है, डिविडेंड यील्ड से पहले जो आता है कि आपको अर्निंग एग्जैक्टली ईपीएस कितना हुआ, जो हमने अभी ऊपर समझा था। तो जो भी मार्केट प्राइस आपका एक तरह से इन्वेस्टमेंट है कि आपने 100 रुपये लगाया, आपको अर्निंग 10 रुपये हुई ईपीएस, तो आपको कहीं ना कहीं अर्निंग यील्ड है वो 10% की हुई इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसके बाद आता है डिविडेंड पे आउट रेशो। याद रखना डिविडेंड रेशो, डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड पे आउट रेशो, इस तीनों में डिफरेंस बनाना काफ़ी इस इन तीनों के अंदर बीच में आपको डिफरेंस बना के रखना पड़ेगा, अदरवाइज मैशअप हो जाता है ये। अब यहाँ पे आते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो ये होता है कि आपकी अर्निंग कितनी थी उसमें से आपको डिविडेंड कितना दिया गया, दैट इज योर डिविडेंड पे आउट रेशो। लेकिन डिविडेंड रेशो की बात करें वो होता है कि आपकी फेस वैल्यू कितनी थी और आपको डिविडेंड कितना दिया गया, दैट इज योर डिविडेंड रेशो। तो डिविडेंड पे आउट रेशो और डिविडेंड रेशो, हमने इसके बीच में डिफरेंस को समझा। फिर आता है उसके बाद रिटेंशन रेशो। रिटेंशन रेशो दोस्तों एक तरह से होता है कि आपने ईपीएस में से कुछ पोर्शन डिविडेंड बांटने के बाद अपने पास रिटेन रख लिया, दैट इज योर रिटेंशन रेशो। तो रिटेंशन का फार्मूला यही होता है कि रिटेन अर्निंग पर शेयर, कि आपने हर एक शेयर पे कितनी रिटेन अर्निंग कर ली अपॉन ईपीएस इंटू में 100। और इसका एग्जैक्ट फार्मूला आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि ईपीएस में से आप डीपीएस जितना भी अर्निंग पर शेयर में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद जो आपके पास रिजर्व में पैसा बच जाता है वो आपका एक तरह से रिटेंशन रेशो हो गया, और वो आपने कहीं ना कहीं ईपीएस से बचाया था, इसलिए ईपीएस अपॉन में अपॉन में ईपीएस होता है, ऊपर आपका ईपीएस माइनस डीपीएस इंटू में 100। ठीक है दोस्तों, तो रिटेंशन रेशो आपका समझ में आ गया। ये रिटेंशन रेशो बहुत जगह आपको यूज होगा आने वाले टाइम में। इसका सिंबल बी से आपको इसके पहचानना है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है रिटेन अर्निंग पर शेयर। अब रिटेन अर्निंग पर शेयर क्या होता है, आ, आपने हर एक शेयर पे कितनी रिटेन अर्निंग करी है। तो सिंपल एक ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ईपीएस माइनस डीपीएस आपकी रिटेन अर्निंग होती है। तो टोटल रिटेन अर्निंग अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, कंपनी ने जितनी टोटल रिटेन अर्निंग करी है अगर उसको टोटल अर्निंग पर शेयर से अगर कंपनी डिवाइड कर दे तो कहीं ना कहीं रिटेन अर्निंग पर शेयर डिवाइड कर दे तो ये रिटेन अर्निंग पर शेयर निकल कर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आते हैं ग्रोथ। याद रखना दोस्तों ये ग्रोथ का जो फार्मूला है ये अपने आप में बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी इंफॉर्मेशन बहुत लगभग सभी क्वेश्चन में इसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे ग्रोथ ग्रोथ कैसे होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, जब ऑर्गेनाइजेशन अपने पास पैसे रखता है और ऑर्गेनाइजेशन की एक रिटर्न एक इंडस्ट्रियल रिटर्न होती है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना रिटर्न कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास सपोज 5 रुपीज़ रख लिए, क्योंकि ईपीएस हुआ था 10, 5 का उन्होंने डीपीएस डिविडेंड बांट दिया था, 5 रुपीज़ रख लिए। अब इंडस्ट्री रिटर्न, हमारी इंडस्ट्री या हमारी कंपनी कितना कमाती है, तो उस रिटेन पे हमारी कंपनी जितना कमाती है वो कहीं ना कहीं कंपनी का ग्रोथ का काम करती है कि कंपनी इतने से ग्रोथ हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शेयर होल्डर का कुछ पार्ट कंपनी ने रख लिया है और उस
पार्ट पे कंपनी रिटर्न कमा रही है तो उससे कंपनी का ग्रोथ होता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम ये जितने भी बेसिक फार्मूले हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद आते हैं हम समझते हैं डिविडेंड पॉलिसी। जाहिर सी बात है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए डिविडेंड पॉलिसी बनाई जाती है। इसमें एक रेलिवेंस थ्योरी होती है, दूसरी इरेलीवेंस थ्योरी होती है। रेलिवेंस थ्योरी ये कहती है कि डिविडेंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस। डिविडेंड क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस। जबकि इरेलीवेंस थ्योरी इसका अपोजिट ये कहते हैं कि डिविडेंड कैन नॉट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस। अब रेलिवेंस थ्योरी पे दो लोग काम करते हैं, एक का नाम है वाल्टन मॉडल और दूसरा ग्रोथ मॉडल। जबकि इररेलीवेंस थ्योरी पे एक ही बंदा काम करता है जिसका नाम है मोदी मिगलानी एंड अप्रोच। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि ये वाल्टर मॉडल और ग्रोथ मॉडल ये किस प्रकार से अपनी बात को प्रूव करते हैं कि डिविडेंड एक प्लेयर इंपॉर्टेंट रोल करता है टू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस। एक कंपनी के शेयर का जो मार्केट प्राइस है उसको डिटरमाइन करने के लिए डिविडेंड एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वाल्टर मॉडल की बात कर लेते हैं। वाल्टर मॉडल कहता है कि द प्राइस हेल्प इन डिटरमाइन द फेयर मार्केट प्राइस ऑफ एनी कंपनीज। देखो किसी एक कंपनी के फेयर मार्केट प्राइस आप बहुत वैरायटी से कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें से एक वाल्टर मॉडल भी बोलते हैं कि अगर आप एक कंपनी के डीपीएस को उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दो और कंपनी जितना रिटर्न कमा रही है उसको उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दो और उसका मल्टीप्लिकेशन रिटेंशन रेशो से कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिटेंशन रेशो था, उस पर कंपनी ने रिटर्न कमाया, उस रिटर्न को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो वैल्यू आई उसको होल को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दिया। और डीपीएस आपने ये समझा ही होगा कि जैसे इंटरेस्ट को उसके इंटरेस्ट से डिवाइड कर देते तो उसकी फेस वैल्यू हमें समझ में आ जाती। ठीक उसी प्रकार अगर डीपीएस डिविडेंड को उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देते हैं तो उसका मार्केट प्राइस हमें समझ में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छा फार्मूला बनाया वॉल्टन ने कि जो भी डिविडेंड कंपनी को मिला उसको उसके कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ही डिवाइड कर दीजिए और जो भी कंपनी के पास रिटेंशन है उसको भी उसके रिटर्न आने के बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करके ओवरऑल को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दीजिए, आपका प्राइस ऑफ द शेयर निकल के आ जाएगा जो करंट में मार्केट प्राइस और जो कि एक जेन्युइन प्राइस है। अब उसके बाद आता है ऑप्टिमम डिविडेंड। ऑप्टिमम डिविडेंड में आप यही समझोगे कि ऑप्टिमम डिविडेंड क्या होता है कि एक कंपनी को कितना डिविडेंड, ये क्वेश्चन भी आने वाले जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे कि कंपनी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कंपनी को कितना डिविडेंड देना चाहिए, किस सिनेरियो में नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस दो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन कि एग्जैक्टली एक इन्वेस्टर को कितना रिटर्न उस कंपनी से मिल जाएगा, और जबकि आर इज स्टैंड फॉर रिटर्न अर्न बाय द कंपनी कि कंपनी एग्जैक्टली कितना रिटर्न अर्न करेगी, रिटर्न अर्न बाय द कंपनी कि कंपनी कितना रिटर्न अर्न करेगी। तो मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ये तो कहीं ना कहीं कंपनी को लोगों को देना होता है और ये कंपनी खुद कमाती है। अगर कंपनी का रिटर्न 20% है सपोज और कंपनी को लोगों इन्वेस्टर को देना है 15%, तो कहीं ना कहीं कंपनी ये सोचेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रख लेती हूँ क्योंकि मेरी इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं कमाने के बाद लोगों को 15% आराम से दे सकती हूँ और वो जो 5% बचेगा उससे मेरी ग्रोथ भी हो जाएगी। तो आप ये बेसिक याद रखना कि जब कंपनी की रिटर्न इन्वेस्टर की रिटर्न से ज़्यादा होती है तो कंपनी उस केस में ऑप्टिमम डिविडेंड कंपनी का उस केस में ज़ीरो जाता है, मीन्स वो ग्रोथ वाली कंपनी होती है और कंपनी लगभग सारा का सारा पैसा अपने पास रख लेती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखना कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती डेट मीन्स कि उसमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्रोथ के, बस उसकी रिटर्न का कंपैरिजन करना पड़ेगा कि उसकी जो रिटर्न है वो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से एग्जैक्टली ज़्यादा है या नहीं है। इसको हम एक टेबल से समझते हैं। टेबल हमारा ये रहा, टेबल में ये केसेस है और ये नेचर है, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो और ऑप्टिमम रिटेंशन रेशो। देखो जाहिर सी बात है कंपनी का रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर के रिटर्न से ज़्यादा है, तो ये कंपनी किस नेचर की है, ये ग्रोइंग नेचर की है और इसमें ऑप्टिमम डिविडेंड आपका ज़ीरो होना चाहिए कि कंपनी को एक भी ज़ीरो
डिविडेंड देना चाहिए और कंपनी को सारा पैसा रख लेना चाहिए, और उससे कंपनी ग्रोथ करके अपने इन्वेस्टर को इजीली पैसा बांट सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर की रिटर्न से ज़्यादा कंपनी की रिटर्न है, कंपनी उस पैसे से ज़्यादा पैसे कमा ले रही है। और अगर जिस कंपनी में रेट ऑफ रिटर्न कंपनी का कम होगा इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन से, तो वो कंपनियां डिक्लाइन नेचर की होती है, उसमें कंपनी को एक भी पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए। उन पैसे को, कंपनी को सारा पैसा लोगों को, उनके शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को, जो भी स्टेक शेयर होल्डर है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, और कंपनी के पास जीरो रिटेंशन रेशियो रहना चाहिए। अब वही बात आती है कि अगर आर इक्वल टू के ई, अगर रिटर्न इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाए, तो ये एक नॉर्मल कंपनी है, और इसमें आप डिसीजन यहाँ पे इन डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिपेंड करेगा सरकमस्टांस एंड डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी। ये सिचुएशन कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकती है, तो कोई कंपनी इस सिचुएशन में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तो कोई कंपनी इस सिचुएशन में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी कर सकती है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आता है हमारा ग्रोथ मॉडल। वाल्टर मॉडल हमने समझ लिया है। वाल्टर मॉडल का ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला अगर हमें याद कर लेना चाहिए, आई थिंक बहुत बच्चों को याद भी होगा। इस फार्मूले के बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व करेंगे आगे। फिर आ जाते हैं ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें इस फार्मूले को भी याद रखना पड़ेगा, और इस फार्मूले का भी यूज़ आगे बहुत ज़्यादा है। ये फार्मूला आप दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वेरी करती है, कभी ये पार्ट निकालना होता है आपको, कभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी पार्ट निकालना होता है, तो ये वेरी कर सकता है। तो आप एक ही फार्मूले को बहुत वैरायटी से चेंज करके लगा सकते हो। ग्रोथ मॉडल भी कंपनी का मार्केट प्राइस ऐसे निकालता है कि जो भी डिविडेंड आपने ईयर एंड में दिया, उस डिविडेंड को उस कंपनी के कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ से अगर आप डिवाइड कर देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डिविडेंड को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से तो डिवाइड करना ही करना पड़ेगा, तभी मार्केट प्राइस आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो ग्रोथ मॉडल है वो ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ अगर आप उससे डिवाइड करते हो, तो आपकी जो मार्केट प्राइस आएगी वो ज़्यादा फेयर आएगी, ट्रांसपेरेंट आएगी। और यहाँ पे हम ये फार्मूला ऐसे भी बना सकते हैं कि के ई इक्वल टू में D1 अपॉन में PO प्लस G। ठीक है दोस्तों, तो ये तो जस्ट चेंज करने वाली बात है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन रिक्वायरमेंट की क्वेश्चन ने मार्केट प्राइस मांगा है या क्वेश्चन ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी मांगा है। अब हम समझते हैं दोस्तों कि ग्रोथ का क्या फार्मूला होता है। ये फार्मूला मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि ग्रोथ इक्वल टू होता है B इंटू में R, आपकी जो भी रिटेंशन रेशियो है, और ये जो भी आपका रिटेंशन हुआ है और आप कितना उस पर रिटर्न कमाते हैं, तो वो कंपनी की ग्रोथ हो जाती है, वो उस ग्रोथ को आप यहाँ पुटअप करोगे। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है आपका EPS। इसी चीज़ को आगे समझाया गया। EPS 1 माइनस बी, आपका रिटेंशन रेशियो कितना है, तो EPS 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, और 1 माइनस रिटेंशन रेशियो इक्वल टू में EPS इंटू में डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ये फार्मूला आपका निकल के आया EPS इंटू में DPS अपॉन में EPS। तो ये एक इसका कॉम्बिनेशन ही, ऑल्दो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगर पढ़ते हैं कि व्हेन ग्रोथ रेट इज जीरो। देखो ये ग्रोथ मॉडल है, लेकिन कभी कभी होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ रेट जीरो होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ रेट जीरो है, तो उसको डिविडेंड से ना डिवाइड करके उसका जो अर्निंग पर शेयर आया है, उस अर्निंग पर शेयर से आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिवाइड कर दोगे, तो आपका कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस निकल कर आ जाएगा। जबकि यहाँ पर हमने क्या सीखा है इस चैप्टर में कि डिविडेंड डिविडेंड जो ईयर एंड में पे किया है उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करना पड़ता है। और जबकि हमने इस क्वेश्चन में ये सीखा था कि जो भी DPS, जो भी क्वेश्चन में एग्जैक्टली डिविडेंड मिलता है, हम उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा मार्केट प्राइस आ जाता है। तो वाल्टर मॉडल और ग्रोथ मॉडल हमने इसको समझ लिया है। इसके बाद ग्रोथ मॉडल में यही है कि अगर, क्योंकि इस पे ज़्यादा फोकस ग्रोथ पे किया जाता है, तो ग्रोथ मॉडल का अगला पॉइंट ये है कि अगर नेगेटिव ग्रोथ रहेगी तो भी हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल लगाएंगे। नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है, D01 प्लस में ग्रोथ होता है अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अब यहाँ पे ग्रोथ जो है वो आपकी नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपने नेगेटिव पुट कर दिया और यहाँ पे भी नेगेटिव पुट कर दिया, तो इससे क्या हो जाता है कि D01
माइनस ग्रोथ अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस ग्रोथ, ये इक्वेशन आपकी मैथमेटिकली बन के आती है। तो इस इक्वेशन बेस पे भी एक आध क्वेश्चन है आपके। तो मैंने वाल्टर मॉडल और ग्रोथ मॉडल इस ये बेसिक क्वेश्चन आपको समझा दिया है, और अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर लेते हैं इसके प्रैक्टिस के। वो ऑलरेडी मैंने किए हुए हैं, हमें बस इसे अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन आंसर पे डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने पहले सॉल्व कर लिए हैं, फिर इसके बाद हमारा एक अप्रोच रहेगा, उसे भी हम कवर कर लेंगे। तो ठीक है सर दोस्तों, अभी हमने ग्रोथ मॉडल और ग्रोथ मॉडल समझा है। तो ग्रोथ मॉडल एंड वाल्टर मॉडल, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो। साहू एंड कंपनी है ऑन ₹6 पर शेयर हैविंग कैपिटलाइज रेट, जो कैपिटलाइज रेट है वो 10% एंड हैज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 20% अकॉर्डिंग टू वाल्टर मॉडल। देखो आपको कौन सा मॉडल लगाना है, वाल्टर मॉडल। वाल्टर मॉडल में सबसे पहला फार्मूला था डीपीएस अपॉन में के ई प्लस रिटर्न अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी ईपीएस माइनस डीपीएस। ठीक है, तो वाल्टर मॉडल का फार्मूला लगाना है। एंड व्हाट शुड बी प्राइस पर शेयर एट 30% डिविडेंड पे आउट रेशो। देखो दोस्तों, जो डिविडेंड पे आउट रेशो वो 30% है, इज द ऑप्टिमम पे आउट रेशो एज पर वाल्टर मॉडल। जो ये 30% है एज पर वाल्टर मॉडल, ये क्या ऑप्टिमम है? तो सबसे पहले हम डिविडेंड की बात करते हैं दोस्तों। जो डिविडेंड है आपका, कंपनी ने अर्न किया है ₹6 पर शेयर, आप डिविडेंड दे देते हो उसमें से 30% के हिसाब से 1.8 का डिविडेंड दे देते हो। तो 1.8 का डिविडेंड देने के बाद अगर आप मार्केट प्राइस निकाल रहे हो उस कंपनी का, तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए डीपीएस अपॉन में के प्लस रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी ब्रैकेट में ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन में होल का कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये आपने फिगर यहाँ पे डीपीएस आपका 1.80, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे कैपिटलाइजेशन रेट 10% है, तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है आपका 10% का है। रिटर्न रिटर्न की बात करें तो कंपनी रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे कितना रेट है चल रहा है, एंड हैज़ अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेट चल रहा है 20% का। तो रिटर्न आपका 20% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन में होल का कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये फार्मूला सॉल्व करके आपका आया है प्राइस 102। ठीक है दोस्तों, अब आपको बस ये बताना है कि इज द ऑप्टिमम डिविडेंड इज पे आउट, जो इज द ऑप्टिमम पे आउट रेशो एज पर वाल्टर मॉडल। वाल्टर मॉडल के हिसाब से ही क्या ये ऑप्टिमम पे आउट रेशो है? तो मेरे हिसाब से ये ऑप्टिमम पे आउट रेशो नहीं है, क्योंकि आपकी रिटर्न कंपनी ज़्यादा कमा रही है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है। तो दिस इज नॉट द ओपिनियन पे आउट रेशो, बिकॉज जो रेट है आपका रिटर्न का वो बड़ा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, देयर वी कैन फर्दर गो अप इफ द पे आउट रेशो इज रिड्यूस। आपको पे आउट रेशो रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि और सबसे मैक्सिमम तो यही रहेगा कि अगर पे आउट रेशो 0 कर दे तो ठीक रहेगा। तो इस क्वेश्चन में आपका ये ऑप्टिमम पे आउट रेशो क्या है, इज द पे आउट रेशो इज ऑप्टिमम, नो। और फिर आगे लिख देंगे हम पे आउट रेशो शुड रिड्यूस। पे आउट रेशो क्या होनी चाहिए दोस्तों? पे आउट रेशो रिड्यूस्ड होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि यू आर रिक्वेस्ट टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पेमेंट रेशो। जो डिविडेंड पेमेंट रेशो पूरा अप्रोक्सीमेट चाहिए आपको, एज टू हैव द शेयर प्राइस एट 56 बाय यूजिंग वाल्टर मॉडल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द कंपनी। कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इसके हिसाब से आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं प्राइस और कुछ ये इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, जैसे आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में 50 लाख का दे रखा है,
आउटस्टैंडिंग 10% प्रेफरेंस शेयर आपके 80 लाख के हैं, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करें तो 5 लाख है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 15% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 12% है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट देखते हैं। यहाँ पे 50 लाख लिख दिया, और इसमें सबसे पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना होगा, तो 80 लाख पे आपने 10% के हिसाब से 8 लाख का डिविडेंड दे दिया। तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आपके लिए 42 लाख आ गया, यहाँ रुपीज इन अमाउंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप ईपीएस की बात करते हैं, तो ईपीएस जो है आपका टोटल 42 लैक्स है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर क्वेश्चन में बात करें तो 5 लैक्स है। तो अगर हम यहाँ करेंगे तो ईपीएस हमारा आ जाएगा 8.4 पर शेयर। अब यहाँ पे ईपीएस तो आ गया हमारा 8 पॉइंट पर शेयर, और क्वेश्चन क्या मांग रहा था, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पेमेंट रेशो एज to have the share price at 56 by using वॉल्टर मॉडल। अब इस क्वेश्चन में आपको ये नोटिस करने वाली बात होगी कि शेयर प्राइस पहले ही दे रखा है। तो लेट एज्यूम डिविडेंड, क्वेश्चन में क्या पूछा, डिविडेंड पे आउट रेशो। तो डिविडेंड पे आउट रेशो हमने एज्यूम कर लिया कि डिविडेंड पे आउट रेशो आपका एक्स है, एंड डिविडेंड डीपीआर की बात करें, डिविडेंड पेमेंट रेशो आपका वो इक्विटी शेयर पे आपका हो जाएगा 8.4x। ठीक है, फार्मूला आपका वही है, पी ओ इक्वल टू में डीपीएस अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस आर अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन में होल का कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ पे जब प्राइस की बात की जाए तो प्राइस दोस्तों आपका 56 है। आपका डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर आपका अर्निंग पर शेयर का एक एक्स परसेंटेज माना था आपने कि एक एक्स परसेंटेज है, तो 8.4 का आपका एक्स परसेंटेज आपका डीपीएस हो गया, और रिटर्न क्वेश्चन में आपका 15% है। रिटर्न में दिखा देता हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 50% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 12% है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 15%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 12%, ईपीएस माइनस डीपीएस ये 8.4 है, और डीपीएस आपका 8.4x है अपॉन में होल का कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जब आप ये इक्वेशन पूरी सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका x की वैल्यू 1.8% आ जाएगी, कि आपको x जो है वो 1.8 का आपको डिविडेंड रखना है। और आगे आपको इसमें कंक्लूजन में ये दे देता हूँ कि आपका एक्स आ जाएगा 1.8, कि आपको 1.8 का डिविडेंड रखना है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो वुड बी 0, सो इज मोर ईपीएस सीम्स टू बी लॉजिकल। मतलब आपको जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो आपको 0 रखना है। 0 क्यों रखना है दोस्तों, तो 0 रखने का, इसके पीछे 0 रखने का रीज़न आपका ये है कि क्योंकि आपका इस क्वेश्चन में हम देखा जाए तो रिटर्न जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है, और जिस भी केस में आपका रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा होता है उस केस में हम आपका उस केस में कंपनी डिविडेंड ना पे करे वही ठीक रहता है। तो डिविडेंड पे आउट रेशो 0 होना चाहिए, और अभी डिविडेंड पे आउट रेशो आपका 1.8 है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपने ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था। निकालने का तरीका सिंपल यही है कि 5 लाख का आपका प्रॉफिट दे ही रखा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना था, वो हमने एक्स एज्यूम कर लिया था, तो वो हमारा 1.8 आ गया कि हमारा डिविडेंड 1.8 होना चाहिए डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब क्वेश्चन में आपको अगला पॉइंट क्वेश्चन में हम आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि गोल्डी जॉक्स लिमिटेड Goldilocks Limited was started a year back with a equity capital of 40 lakhs। जो equity capital है 40 lakhs की है, and other details जो भी other details है are as under। other details कैसे दी हुई है, जैसे अर्निंग ऑफ द कंपनी की कितनी है 4 lakhs है, प्राइस अर्निंग रेशियो आपका 12.5 है, और डिविडेंड पेमेंट कंपनी ने कितना डिविडेंड पे कर दिया 3,20,000 का डिविडेंड पे कर दिया, और नंबर ऑफ शेयर आपके पास 40,000 है। फाइंड आउट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड यूजिंग वॉल्टर मॉडल। आपको सबसे पहले वॉल्टर मॉडल लगा के करंट मार्केट प्राइस निकालना है शेयर का, एंड वेदर कंपनी डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमल। कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या ऑप्टिमम है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन में ईपीएस देखो, ईपीएस निकालने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है अर्निंग पर शेयर अपन में नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ से आपका ईपीएस आ जाता है, और डीपीएस के लिए डिविडेंड पे कर दिया है, तो 4 लाख में से क्वेश्चन ने 3,20,000 तो डिविडेंड पे कर दिया है, तो 3 लाख डीपीएस आपका 4 लाख में से यहाँ पे 4 लाख से आपका
ये डीपीएस आप यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर है ये, तो डीपीएस निकाल दोगे आप, नंबर ऑफ शेयर होल्डर आपके कितने हैं 40,000 है, तो ये आपका आ जाएगा डीपीएस पर शेयर आपका 8 आ जाएगा। अब प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो मार्केट प्राइस निकालना है वो बड़े ही लॉजिक तरीके से निकालना है। देखो प्राइस अर्निंग रेशियो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, और प्राइस अर्निंग रेशियो आपका क्वेश्चन में 12.5 है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो आपका यहाँ पे 12.5 है। इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करें तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू में 1 में प्राइस अर्निंग रेशियो, ये आपका एक फार्मूला होता है। ऑल्दो ये फार्मूला बहुत कम स्पेसिफिक क्वेश्चंस में ही होता है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस प्राइस अर्निंग रेशियो का फार्मूला होता है 1 कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू 1 में प्राइस अर्निंग रेशियो। तो यहाँ से आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल कर आ जाता है। जैसे दोस्तों कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका निकल के आता है, आप इसको उससे क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी कि हाँ आप अब शेयर का मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास डीपीएस भी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है, रिटर्न क्वेश्चन में दे रखी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने निकाल लिया है, ईपीएस माइनस डीपीएस, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तो आपका करंट मार्केट प्राइस आ जाएगा 131.25। और इफ आर इज ग्रेटर देन के ई, अगर आर ग्रेटर देन के होता है देन डीपीए डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको रिड्यूस करना चाहिए। उसको रिड्यूस करते करते आपको कहीं ना कहीं जीरो तक लाना चाहिए। और जब जीरो आप डिविडेंड पे आउट रेशियो जीरो रख भी देते हो तो उस समय जब आप मार्केट प्राइस निकालोगे तो आपके इक्विटी का मार्केट प्राइस जहां 131 आता था अब वो 156.25 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब आप डिविडेंड पे आउट रेशियो जीरो रख दोगे यहाँ पे तो आपका ये 156.25 आ जाएगा। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही यही थी कि फाइंड आउट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। वॉल्टर मॉडल का यूज किया हमने, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर निकाल लिया। और फाइंड वेदर द कंपनी डीपीए डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमल, तो हमने फाइंड किया कि डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमल नहीं है। आप अगर जीरो तक कर दोगे तो उसके बाद जो शेयर का प्राइस है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत इंक्रीजमेंट आएगी और वो 131 से 156 का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन टू मैसर्स एक्स वाई लिमिटेड। एक्स वाई लिमिटेड से कुछ इन्फॉर्मेशन पर्टेन करती है, जैसे अर्निंग ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो अर्निंग है वो 5 लाख की है, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 60% का है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर आउटस्टैंडिंग की बात करें तो 1 लाख है, और इक्विटी कैपिटलाइजेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 12% है, और रिटर्न की बात करें आर वो आपका 15% है। व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस फॉर शेयर एज पर वाल्टर मॉडल। सेम एज पिछला क्वेश्चन है, आपको वाल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस निकालना है। तो इसमें जो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन हमने हमें ऑलरेडी दे रखी है उससे हम अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर होता है टोटल अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन में नंबर ऑफ शेयर होल्डर। तो अर्निंग है टोटल 5 लाख की, नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 1 लाख के, तो ये आपने डिवाइड किया तो आपका ईपीएस आ गया 5 पर शेयर। अगर मैं डीपीएस की बात करूं तो डीपीएस आपका ईपीएस इंटू में डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है। और ईपीएस आपका दोस्तों क्वेश्चन में डीपीएस आपका ईपीएस आपने यहाँ पे निकाल लिया था, इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो ये आपको 60% दे रखा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो करते हैं आपका डीपीएस आ गया। जैसे डीपीएस आया आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी वगैरह सारी चीजें दे रखी है। प्रीवियस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी थी, यहाँ पे डीपीएस कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में। यहाँ पर हम डिविडेंड पर शेयर निकाल रहे हैं, जैसे डिविडेंड पर शेयर आ गया वहाँ पे हम यहाँ पे वाल्टर मॉडल का फार्मूला पुट करेंगे और सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को जब डालेंगे तो यहाँ पर हमारा जो करंट मार्केट प्राइस है वो 45.83 पर शेयर आ जाएगा। और क्वेश्चन ये कह रहा है इज व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वाल्टर मॉडल एंड मार्केट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो आप खुद बताइए कि मार्केट में रिटर्न चल रही है 18% की, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी 18% का कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट से अर्निंग हो रही है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% है, वो ज़्यादा है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका जीरो होना चाहिए। तो यही लिखा हुआ है। दूसरे में हमने ओपिनियन दिया कि जो हमारा रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल से ज़्यादा है, सो डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी नील। आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका नील होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और उस जीरो पे आप पुट करोगे वापिस इस फॉर्मूले में तो आप देखोगे कि आपका मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, और आपका मार्केट प्राइस 45 से इंक्रीज होकर 52 पे आ गया है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है।
तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए हैं। अब आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम साथ में करेंगे प्रैक्टिस, तो आप भी मेरे साथ ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें टोटल अर्निंग आपकी 2 लाख की है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखो 10 रुपए की, 100 रुपीज ईच की है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है आपके 20,000। डिविडेंड पेड आपका 1,50,000 है। अब प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करी जाए तो 12.5 है। और सर्टेन वेदर द कंपनी इज द फॉलोइंग एज एन ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। हमें यह पता करना है कि क्या कंपनी की ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी है। तो सबसे पहले तो हम मार्केट प्राइस निकालेंगे, और उस मार्केट प्राइस से पहले हम मैं पहला पार्ट ही पढ़ा है अभी मैंने, और पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर 12 है। सबसे पहले दोस्तों, पहले मार्केट प्राइस निकालने से पहले आपको बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है वो सारी निकालनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले ईपीएस की बात करते हैं, तो ईपीएस क्या है यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ कि टोटल अर्निंग जो है वो आपकी 2 लाख की है। टोटल अर्निंग आपकी 2 लाख की है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर आपके 20,000 के हैं। तो आपका जो ईपीएस है यहाँ पर दोस्तों वो आ गया है 10 रुपीज़ का। और वहीं अगर मैं डीपीएस की बात करूं तो डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर आपको मिल रहा है 1,50,000। और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं दोस्तों? नंबर ऑफ शेयर 20,000 ही है। तो नंबर ऑफ शेयर अगर 20,000 है तो डीपीएस डिविडेंड पर शेयर आपका कितना पड़ा? डिविडेंड पर शेयर पड़ा हमारा 7.5 का। इसके बाद क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी की इंफॉर्मेशन नहीं दी, बट क्वेश्चन ने क्या दिया? प्राइस अर्निंग रेशियो दिया। तो प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल टू में 1 में कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो जो है दोस्तों वो है आपका 12.5। 1 में कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा आपका 8%। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 8% आया, क्वेश्चन में एक और रिक्वायरमेंट है जो नहीं दे रखी है, वो है रिटर्न की, कि कंपनी ने कितना कमाया। तो कंपनी ने कमाया 2 लाख रुपए, और कितनी इन्वेस्टमेंट करी होगी लोगों ने? तो देखो 20,000 रुपये पे 100 रुपये हर एक शेयर की वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं तो कंपनी में डायरेक्ट मार्केट प्राइस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे 20 लाख रुपए लगे होंगे, और कंपनी ने कमाए 2 लाख। तो कंपनी की रिटर्न होगी दोस्तों 10% की। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं और फिर बताते हैं डिविडेंड पॉलिसी एडुकेट है कि नहीं है। तो फार्मूला आपका वही है मार्केट प्राइस निकालने के लिए, पीओ इक्वल टू में डीपीएस अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस रेट ऑफ रिटर्न एंड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन में ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पे डीपीएस है आपका 7.5, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है आपका 8%, प्लस ये है रिटर्न है आपका 10%, और ये है आपका 8%। यहाँ पे ईपीएस की बात करें तो ईपीएस यहाँ पे आया है दोस्तों हमारा 10, जबकि डीपीएस कितना था 7.5 अपॉन में टोटल 8% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जब इन सबको पूरा सॉल्व कर देंगे दोस्तों तो जो हमारा शेयर प्राइस की वैल्यू है 132.81 आ जाएगा। अब आपको एक बात पता है
कि आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है रिटर्न से ज़्यादा है, तो जब आपका रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देन डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी ज़ीरो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे P इक्वल टू में डिविडेंड तो हमारा ज़ीरो हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस रिटर्न हमारा 10% का है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8% की है, ये 10 EPS है, DPS हमारा ज़ीरो होगा, यहाँ पे मैं 8% लिख देता हूँ। और ये यहाँ पर ना लिख कर सिर्फ इतने के अपॉन में आपका 8% है। तो यहाँ पे जब आपने प्राइस करा तो PO आ गया आपका 156.25। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, डिविडेंड आपका डिविडेंड ऑप्टिमम नहीं था, आपको ज़ीरो करना पड़ेगा, ज़ीरो पे करने के बाद आपका डिविडेंड आ गया 156.25। ये तो दोस्तों हमारा पहला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है फाइंड आउट व्हाट शुड बी प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो निकालना है इस क्वेश्चन में, एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर। वैल्यू ऑफ द शेयर पे डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कितने प्राइस अर्निंग पर। तो जाहिर सी बात है डिविडेंड पॉलिसी, आपकी डिविडेंड पॉलिसी कब अप्लाई नहीं होती। मैं सेकंड पास सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सर जब हमारा रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, देन नो डिविडेंड पॉलिसी रिक्वायर्ड। अब इस केस में होता क्या है, इफ आर इक्वल टू में 10%, देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कितना होगा, इक्वल टू में 10%। सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो का इक्वल टू में 1 में कॉस्ट ऑफ इक्विटी। प्राइस अर्निंग रेशियो है आपका, निकालना है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 10% दे रखा है और यहाँ पे आपका प्राइस अर्निंग रेशियो है। तो आप इसे दोस्तों कैलकुलेट करोगे तो आपका प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो आपका निकल कर 10% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10% नहीं आता, ये आपका टाइम्स में आता है। प्राइस अर्निंग रेशियो आपका हमेशा टाइम्स में आता है। ठीक है, तो 10 टाइम्स आ गया, मींस आपका अगर प्राइस अर्निंग रेशियो 10 टाइम्स रहेगा तो आपको उसके शेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही कोई डिविडेंड पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कह रहा है व्हाट विल योर डिसीजन चेंज इफ पी प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो 8 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 12%। तो जो पहले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो 12.5%, उसको चेंज करके हमने कितना कर दिया, प्राइस अर्निंग रेशियो कर दिया 8%। इसके बाद बता रहा है कि कंपनी में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे इसके। तो ये पॉइंट देखने में छोटा है लेकिन इसका इस पॉइंट का इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा है। हम इसको ऐसे एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो सिंपल हम ये करेंगे कि देखो, अगर आपका प्राइस अर्निंग रेशियो 8 टाइम्स है तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगा, इक्वल टू में 1/8 इक्वल टू में 12.5%। आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगी 12.5%। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपका PO निकाल लेते हैं।
अब प्राइस जो है आपका वो है 7.5। क्वेश्चन में ही हम शेयर का प्राइस निकाल लें, 7.5 ये, और ये आपका 12% प्लस आपका आपका रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री का 10% है। आप इक्विटी का कितना हो गया, 12.5%। और आपका अर्निंग 7 थी, 7.5। हम पहले की कंडीशन में ये सारी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, 12.5%। तो आपका जो पीओ है वो निकल के आ जाता है ₹76 की। आपका प्राइस पर शेयर जो है ₹76 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही ये ₹76 आता है, आप अब सोचेंगे कि इफ आर जो है, आर नहीं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी ग्रेटर देन हो गया आर से, देन डिविडेंड पे आउट रेशो विल 100%। ये एक लॉजिक वाली बात है कि आपका डिविडेंड पे आउट रेशो 100% हो जाना चाहिए। जैसे आपका डिविडेंड पे आउट रेशो 100% होगा तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस क्या निकलेगी, यहाँ पे आपको 10 रखना पड़ेगा, 12.5% प्लस आपका ये 10% अपॉन में 12.5%, ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। 10 - 10 अपॉन में 12.5%। तो इस प्रकार से दोस्तों जब आप निकालोगे तो आपका जो मार्केट प्राइस है वो आ जाएगा शेयर का 80। तो इस तरीके से हमारा तीनों पार्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा तीनों पार्ट इजीली और बहुत आसानी से ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा लॉजिकल है, अगर हम उस लॉजिक को क्रैक कर देते तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू माया लिमिटेड। देखो क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है माया लिमिटेड की, जैसे कि अर्निंग ऑफ द कंपनी आपकी 10 लाख है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग आपका 2 लाख है, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 15% है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आपका 12% है। व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वाल्टर मॉडल। वाल्टर मॉडल से मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालना है, जो कि मैंने कई क्वेश्चन में करवा दिया, इस क्वेश्चन में भी निकालना बड़ा सिंपल है। एंड व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वाल्टर मॉडल एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर एट पे आउट रेशियो। क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए आपका ऑप्टिमम। तो आंसर नंबर 13 है, फटाफट इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। आंसर नंबर 13, सबसे पहले तो आप ईपीएस निकालोगे, क्योंकि ईपीएस क्वेश्चन में दिया नहीं है। ईपीएस है आपका 10 लाख और नंबर ऑफ शेयर होल्डर है आपके 2 लाख। तो ईपीएस हो जाएगा आपका दोस्तों 5। और अगर मैं डीपीएस की बात करूं तो डीपीएस रेशियो है आपका 60% है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 3। और फार्मूला जो आपका पी ओ इक्वल टू में डीपीएस आपका 3 आ गया दोस्तों। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका क्वेश्चन में 12% दिया हुआ है, प्लस रिटर्न क्वेश्चन में 15% की दे रखी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 12% का है। और आपका जो ईपीएस है वो 5 है और डीपीएस आपका 3 है अपॉन में 12%। जब इस पॉइंट को आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है वो आ जाएगा दोस्तों 45.83। ये आपका मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आ गया है। अब इसके बाद हम कहते हैं अपने सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि क्या ये डिविडेंड ऑप्टिमम है। तो हमने बताया कि जब रेट अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा हो तो आपका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है, डिविडेंड पे आउट रेशियो शैल बी ज़ीरो। आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो ज़ीरो होना चाहिए। तो इस बेस पे आपका, अब मैं मार्केट प्राइस निकाल लूँ तो पी ओ इक्वल टू में डीपीएस अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ पे डीपीएस आपका ज़ीरो है अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी
प्लस आपका रिटर्न है आपका 15% अपॉन में 12%, और ईपीएस माइनस डीपीएस आपका, क्योंकि डीपीएस तो आपका 0 है तो ये 5 आ जाएगा। और ये होल के नहीं दोस्तों, सिर्फ इस पोर्शन के अपॉन में ये आपका 12% है। तो इस तरीके से आप जब ये सॉल्व करोगे तो आपका जो पीओ है, मार्केट प्राइस है, वो 52.08 आंसर आ जाएगा। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, तो इसे भी हमने सॉल्व कर लिया है दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, जो मैंने अभी आपको क्लास के स्टार्टिंग में करवाया है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है शुभम एंड कंपनी अर्न करता है ₹8 पर शेयर हैविंग कैपिटलाइजेशन रेट। अगर मैं आंसर साथ में ही आपका लिखते जाऊं, आंसर नंबर 14, तो क्वेश्चन में ईपीएस आपका क्लियर कट दे रखा है कि ईपीएस है आपका 8, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखी है क्वेश्चन में 10% की, और रिटर्न की बात कर रहा आगे तो रिटर्न आपको 20% दे रखा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 20% अकॉर्डिंग टू वाल्टर मॉडल। वाल्टर मॉडल का फार्मूला लगाना है, एंड व्हाट शुड बी द प्राइस पर शेयर एट 25% डिविडेंड रेशियो। जो डिविडेंड रेशियो है, तो आपका जो डीपीएस है, डीपीएस आ जाएगा आपका ईपीएस इंटू में डिविडेंड रेशियो से। तो ईपीएस आपका 8 है, डिविडेंड रेशियो आपका 25% है, तो आपका जो डीपीएस निकल के आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 2। तो आपको क्वेश्चन में डीपीएस, ईपीएस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिटर्न दे रखा है। आपको क्वेश्चन में मांग रहा है कि इसका मार्केट प्राइस निकालिए, तो इसका फार्मूला आपका डीपीएस अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस रिटर्न अपॉन में के ई ब्रैकेट में ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डीपीएस आपका 2 है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 10% है, प्लस रिटर्न की बात करें तो वो 20% है, और ये आपका 10% है। ईपीएस, ईपीएस क्वेश्चन में 8 दे रखा है, डीपीएस आपका 2 है अपॉन में 10%। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा 140। अब इसमें फर्दर नोटिस करने वाली बात है कि रिटर्न जो है वो आपका ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। देन इस क्वेश्चन ने सिर्फ यही पूछा है कि इज दिस ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, तो हमें बस यही बताना है कि देन डिविडेंड पे आउट रेशियो, एक तो नॉट ऑप्टिमम, ये ऑप्टिमम नहीं है, इट शैल बी रिड्यूस, इट शैल बी रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस्ड होना चाहिए। क्वेश्चन ने ये पूछा, अगर क्वेश्चन में बोलता कि एग्जैक्टली डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, तो हमारे अकॉर्डिंग तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होना चाहिए, और उस पे आउट रेशियो पे क्या वैल्यू आएगी इक्विटी शेयर की, हम वो भी निकाल कर बता देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ पे ख़त्म होता है।